हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं पार्ट ए डिस्कस करूँगा। पार्ट ए में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम यूपी पीसीएल और यूपी आरविनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे मॉडल पेपर्स बना सकूं, जिससे आपकी तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पश्च अंतराल वाई बी और अग्र अंतराल वाई एफ हो तो लैप और वेव बाइंडिंग के लिए कुल कुंडली अंतराल क्रमशः क्या होगा? वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी प्लस वाई एफ, वाई बी प्लस वाई एफ, वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी प्लस वाई एफ, वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी प्लस वाई एफ, वाई बी माइनस वाई एफ। तो देखिए क्या होता है, वेव बाइंडिंग, जब हम लैप बाइंडिंग की बात करते हैं, फॉर लैप बाइंडिंग, फॉर लैप बाइंडिंग, तो आपकी जो रिजल्टेंट पिच होगी, ठीक है, रिजल्टेंट जो होगी वो क्या होगी? रिजल्टेंट को हमने वाई से रिप्रेजेंट, वाई आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपकी जब लैप में होती है, लैप बाइंडिंग में, तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है? वाई बी माइनस वाई एफ होता है। और अगर हम फॉर वेव बाइंडिंग की बात करें, तो बच्चों ये होता है वाई आर इज एन इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार के साथ धारा स्टार संयोजन में एक 3 कला प्रेरण मोटर 15 एम्पियर की लाइन धारा कर्षित करती है। यदि डेल्टा संयोजन हो तो यह लाइन धारा कर्षित करेगी। देखिए स्टार कनेक्शन में यहाँ पे इन्होंने दिया है लोड करंट की वैल्यू कितनी दी है? 15 एम्पियर, ठीक है। और स्टार कनेक्शन में क्या होता है बच्चों? स्टार कनेक्शन में स्टार कनेक्शन में क्या होता है? लोड करंट जो होती है वो फेज करंट के बराबर होती है, ठीक है। और आपका जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज का होता है, ठीक। अगर हम डेल्टा की बात करें, डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में तो यहाँ पे जो लाइन करंट होगी वो क्या होगी? √3 टाइम्स ऑफ IPH होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे IPH की वैल्यू निकालेंगे तो IPH इक्वल टू क्या हो जाएगा? IL माइनस अपॉन √3, ठीक। तो लोड करंट उन्होंने कितनी दी है? 15 एम्पियर बाई √3 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब डेल्टा कनेक्शन लाइन क्या हो जाएगी? डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में ये क्या हो जाएगी? आई लोड जो करंट हो जाएगी क्या होगी? वो हो जाएगी √3 टाइम्स ऑफ IPH हो जाएगी। और IPH की वैल्यू ये निकाली अपने, तो क्या हो जाएगी? 15 बाई √3 इंटू √3, तो ये आपका आ जाएगा 15 एम्पियर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15 एम्पियर इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन वैद्युत वायरिंग का एक तकनीक नहीं है? बैटन वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग, हैम्पटन वायरिंग, लेड सीडेड वायरिंग। तो बच्चों क्या होगा, हैम्पटन वायरिंग जो होती है वो एक वायरिंग नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डबल केज प्रेरण मोटर में यदि एक केज का प्रतिरोध निम्न है तो क्षण प्रतिघात उच्च होगा तब। ठीक, तो ऑप्शन क्या दिया है, वह दोनों हो सकता है, या यह ना तो आंतरिक होता है ना तो बाहरी, या आंतरिक केज होता है या बाहरी केज होता है। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, या आंतरिक केज होता है, इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिल्टर परिपथ जो किसी निश्चित आवृत्ति से ऊपर की सभी आवृत्तियों को रोकता है डैश डैश के रूप में जाना जाता है। निम्न पास फिल्टर, नाच फिल्टर, उच्च पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। तो क्या होता है, निम्न पास फिल्टर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत संकेतिक उपकरणों में यदि टार्क ए पॉइंटर को घुमाता है, टार्क बी पॉइंटर की गति का विरोध करता है, तो टार्क सी जल्द से जल्द पॉइंटर को अंतिम संकेतिक स्थिति तक पहुंचाने में मदद करता है। तब ए टार्क नियंत्रण टार्क है, बी अवमंदन टार्क है और सी डिफ्लेक्टिंग टार्क है। ठीक है, ए क्या डिफ्लेक्टिंग टार्क है, बी अवमंदन टार्क है, सी नियंत्रण टार्क है। तीसरा क्या है, ए डिफ्लेक्टिंग टार्क है, एक बी नियंत्रण टार्क है और एक अवमंदन टार्क है। चौथा ऑप्शन दिया एक नियंत्रण ए जो है नियंत्रण टार्क है, बी डिफ्लेक्टिंग टार्क है और सी अवमंदन टार्क। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए डिफ्लेक्टिंग टार्क है, बी नियंत्रण टार्क है और सी अवमंदन टार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में जहां तार को बिना विसंयोजित या बिना उत्सर्जित किए धारा मापी जाती है और उस तार के चारों ओर क्लैंप प्रकार का उपयंत्र व्यक्त किया जाता है, यह उपयंत्र है टोंग टेस्टर, डिस्टकारी, विभेदी प्रोब, मेगर। तो बच्चों आंसर क्या टोंग टेस्टर होगा। ठीक है, टोंग टेस्टर को क्या होता है, हम लोग बिना संयोजित के इसमें होता है, उसको दबा के उसमें जो कनेक्शन होता है खुल जाता है और जहाँ पे हमको करना होता है वहाँ पे दबा के छोड़ देते हैं, उसमें कनेक्शन हो जाता है और वो सेंस करके आपका वोल्टेज और करंट ये सब बता देता है। ठीक है, वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का इसमें कुछ होता है, आपने देखा होगा यूँ इस प्रकार का होता है। इसको यहाँ से दबाते हैं तो ये जोड़ जो होता है खुल जाता है और जहाँ पे हमको करना हो तो वहाँ पे यूँ ऐसे हो जाता है, फिर कनेक्शन करने के बाद छोड़ देते हैं तो सेंस करके बता देता है। तो क्या होगा, इसको बोलते हैं टोंग टेस्टर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त कंड्यूट तार स्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सतह कंड्यूट तारों की तुलना में महंगा होता है, स्थापना इंस्टॉलेशन आसान है, विश्वसनीय और सुरक्षित तार स्थापन प्रणाली, झटके का कोई खतरा नहीं। तो बच्चों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्थापना आसान है, नहीं है, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रत्यावर्तक यांत्रिक रूप से युग्मित हैं, यदि वे क्रमशः 40 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज पर शक्ति प्रदान कर रहे हैं तब सेट की उच्चतम गति है। ठीक है, तो देखिए गति NS इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 120F अपॉन P, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो फ्रीक्वेंसी दे दी है तो यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा देंगे, क्या हो जाएगा 120, ठीक,
F2 माइनस F1 अपॉन P। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो इससे हमें स्पीड हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं क्या कि अगर आपकी अधिकतम चाल है, अधिकतम स्पीड है, तो पोल क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 120, यहाँ पे पोल हो जाएंगे 2। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 50 और एक 40। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 120 गुणे 10/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 600 RPM। कितना आ जाएगा 600 RPM। तो 600 RPM आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 600 RPM इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न उपकरणों पर विचार करें। आर प्राणमित्र है, एस सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी है, SCR या थरिस्टर। तो आर सक्रिय उपकरण है और एस निष्क्रिय उपकरण है। आर निष्क्रिय उपकरण है और आर एस सक्रिय उपकरण है। दोनों सक्रिय उपकरण है, दोनों निष्क्रिय उपकरण है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है। आर जो है आपका निष्क्रिय उपकरण है और एस आपका क्या है, सक्रिय उपकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश स्रोत और प्रकाश सेंसर का प्रयोग करते हुए मोटर की गति का मापन डैश के द्वारा किया जाता है। सिंक्रो, स्ट्रोबोस्कोप, प्रतिष्ठम टेकोमीटर, फोटोइलेक्ट्रिक टेकोमीटर। बच्चों आंसर क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक टेकोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिजिटल बहुमापी मल्टीमीटर जिसे बोलते हैं डैश डैश मापता है केवल AC वोल्टा और धारा, केवल DC वोल्टा और धारा, AC DC वोल्टा और प्रतिरोध, केवल AC DC वोल्टा और प्रतिरोध। तो बच्चों जो मल्टीमीटर होता है वो क्या करता है, AC एंड DC वोल्टेज नापता है। ठीक, करंट मापेगा, आपका रेजिस्टेंस मांगेगा, नापेगा। ठीक, कंटिन्यूटी मापेगा। ठीक, कई चीज़ें नापता है, लेकिन ऑप्शन आपको 3 दिए यहाँ पे, तो आपका आंसर थर्ड बिल्कुल सही है। AC और DC वोल्टेज धारा सब नापेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया था। प्लूटोनियम, इनरिच्ड यूरेनियम, बोरान, प्राकृतिक यूरेनियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बोरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग H विद्युतरोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान डैश डैश है। 155 डिग्री, 180 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 180 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकेंद्र पर निम्न में से कौन से धारा के प्रवाह के आयाम और अवधि को सीमित करता है। ऑप्शन दिया है लाइटिंग अरेस्टर, वेव ट्रैप, रिले, गार्ड वायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर क्या करता है कि आकाशीय जो करंट होती है, ठीक है, उससे क्या होता है करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी या सर्ज वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी। वो क्या करता है, सर्ज वोल्टेज होता है उसको ग्राउंडिंग कर देता है। अगर सर्ज वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो लाइटिंग अरेस्टर क्या करता है, उस सर्ज वोल्टेज को कंट्रोल करता है और जिसको ग्राउंड कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC संचरण के साथ निम्न में से कौन सा गलत है। DC संचरण में कोई त्वचारिक प्रभाव नहीं होता। DC संचरण में कोई कोरोना हानि नहीं होती।
संचरण के लिए आवश्यक उच्च वोल्टता आसानी से जनित की जा सकती है। इसे संचरण के लिए केवल 2 चालकों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। संचरण के लिए आवश्यक उच्च वोल्टता आसानी से जनित की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी में अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन दिया आपको मध्यम लाइन, दूसरा ऑप्शन दिया है लंबी लाइन, तीसरा ऑप्शन दिया है लघु लाइन, ठीक, और आपका चौथा दिया प्रदान किए गए डेटा के आधार पर इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों आपका इसमें आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो गया मध्यम लाइन। मैं बता देता हूँ आपको कौन सी लाइन की क्या रेंज होती है। जो आपकी शॉर्ट लाइन होती है, ठीक है, शॉर्ट लाइन होती है, ठीक, उसकी रेंज क्या होती है? 80 किलोमीटर, और वोल्टेज की रेटिंग क्या होती है? 20 kV। अब आते हैं हम मीडियम लाइन। जो मीडियम लाइन होती है बच्चों, ये होती है 80 से 160 किलोमीटर, और इसका वोल्टेज रेटिंग क्या है? 20 kV से 100 kV। अगर हम आते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन पे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे, तो ये होती है 160 से अधिक, 160 से अधिक, और उसकी रेटिंग क्या होती है? 100 kV से ज़्यादा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र के मामले में निम्न पर विचार करें। भरण जल तापक संपूर्ण दक्षता पर कम करता है। किसी मित्र प्रयोजक में फ्लू गैस की ऊष्मा भरण जल को गर्म करने में प्रयुक्त की जाती है। तो क्या दिए? ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें केवल बी सही है। इसमें क्या है? केवल बी सही है, ठीक है, केवल बी सही है। किसी मित्रोद्योग में फ्लू गैस की ऊष्मा भरण जल को गर्म करने पर प्रयुक्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप्ति के संबंध में CFL का पूर्ण रूप है। CFL का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। कॉमन फ्लोरेसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, कैलिब्रेटेड फ्लोरेसेंट लैम्प, कांस्टेंट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी 3 फेज मोटर में सिंगल फेजिंग एक शर्त होती जहां सभी फेज समान धारा वहन करते हैं। एक फेज विसंयोजित कर दिया जाता है, कोई 2 फेज व्युत्क्रम कर दिए जाते हैं। प्रेरण मोटर फेज को केवल सप्लाई से संयोजित होने के साथ चलती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एक फेज विसंयोजित कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी ड्राइव को डैश डैश करने के लिए मोटर के साथ प्रयुक्त की जाती है। वांछित गति पर प्रचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टता प्रदान करता है। इसे अन्य मोटर के साथ युग्मित करता है। मोटर के दोष से बचाता है। भार के उतार चढ़ाव हेतु इसकी जांच करता है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है, वांछित गति पर प्रचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टता प्रदान करता है। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र में
जनित ईएमएफ होता है? शुद्ध डीसी होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुव के साथ प्रवृत्ति, अर्ध दृष्टिकारी आउटपुट। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, बताइए आप लोग। देखिए, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। क्या होता है, प्रत्यावर्ती होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आउटपुट। क्या होगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आउटपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापी और हाइड्रो पावर प्लांट्स में प्रयुक्त जनरेटरों को उच्च गतियां क्रमशः होती हैं 300 आरपीएम एंड 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम एंड 300 आरपीएम, 3000 आरपीएम एंड 3000 आरपीएम, 300 आरपीएम एंड 300 आरपीएम। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3000 आरपीएम एंड 300 आरपीएम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इलेक्ट्रोड की लंबाई का व्यास बढ़ाएं, इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का प्रयोग करें, इलेक्ट्रोड आसपास की मिट्टी का सल्फेट के साथ उपचार करें। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने में उपरोक्त में से कौन मदद करता है? तो केवल ए और बी, केवल ए बी और सी तीनों, केवल ए और बी, केवल ए और सी। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड सही है, सेकंड सही है, ए बी और सी तीनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A14 दो केबल में होता है 14 AWG और कुल तार 7 AWG और कुल 2 तार, 14 AWG और कुल 2 तार, 7 AWG और कुल 3 तार। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी धारा की दिशा, अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी बल की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा, तर्जनी बल की दिशा, अंगूठा चुंबकीय दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा बल की दिशा। तो बच्चों क्या होगा, देखिए ये ऐसे होता है, देख लिया आप, ऐसे होता है। तो ये आपका अंगूठा जो होगा ये आपका क्या दिखाएगा, ये चालक की दिशा बताएगा। ठीक, अंगूठा जो होगा चालक की दिशा बताएगा। तो जो है क्या होगा, ये चालक की दिशा मतलब बल की दिशा हो गई। और जो आपका ये जो उंगली है, ये तर्जनी उंगली है। ठीक, ये क्या दिखाएगी, आपका चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगी। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अपरंपरागत शक्ति जनन का सही समूह है। सौर, भाप, वायु, माइक्रो हाइडल, कोयला, डीजल, नाभिकीय गैस, सौर, वायु, वायु गैस, ज्वार, हाइड्रो, वायु, थर्मल गैस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही है, सौर, वायु, बायोगैस और ज्वार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5% टॉलरेंस वाले 220 किलो ओम का रंग कोड होता है। काला, काला पीला सिल्वर, काला काला नारंगी सिल्वर, लाल लाल पीला गोल्ड, लाल लाल नारंगी गोल्ड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लाल लाल पीला गोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सार्वभौमिक मोटर के संदर्भ में कौन सा गलत है? इसका स्टेटर और रोटर दोनों लैमिनेट होते हैं। ये निम्न गति 500 आरपीएम पर भी संतोषप्रद ढंग से चल सकती है। एसी और डीसी दोनों सप्लाई के साथ प्रयोग की जा सकती है। वे शून्य भार पर बहुत अच्छी उच्च गति जैसे 20,000 आरपीएम पर प्राप्त कर सकती है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये निम्न गति 500 आरपीएम पर भी संतोषप्रद ढंग से चल सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैटरी में मुख्य रूप से मेमोरी प्रभाव देखा जाता है? लिथियम आयन बैटरी, जिंक कार्बन बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी, क्षारीय बैटरी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निकिल कैडमियम बैटरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निम्न उत्तेजित तुल्यकाली जनित्र पश्चगामी VAR सप्लाई करता है और पश्चगामी शक्ति गुणन पर प्रचालित होता है। अग्रगामी VAR सप्लाई करता है और पश्चगामी शक्ति गुणन पर प्रचालित होता है। अग्रगामी VAR सप्लाई करता है और अग्रगामी शक्ति गुणन पर प्रचालित होता है। पश्चगामी VAR सप्लाई करता है और अग्रगामी शक्ति गुणन पर प्रचालित होता है। बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। अग्रगामी VAR सप्लाई करता है और अग्रगामी शक्ति गुणन पर प्रचालित होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वाट मापी के लिए CV धारा कुंडली के टर्मिनल है और ML वोल्टा कुंडली के टर्मिनल है। MC धारा कुंडली के टर्मिनल है और LV वोल्टा कुंडली के टर्मिनल है। LV धारा कुंडली के टर्मिनल है और MC वोल्टा कुंडली के टर्मिनल है। ML धारा कुंडली के टर्मिनल है और CV वोल्टा कुंडली के टर्मिनल। तो बच्चों चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ML धारा कुंडली के टर्मिनल है और CV वोल्टा कुंडली के टर्मिनल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कुंडलियां जिनका प्रेरकत्व L और अन्योन प्रेरण M है तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य प्रेरकत्व क्या होगा? 2 × L + M, 2 × L - M, 2L + 1 M, 2L - 1। तो बच्चों उसमें क्या होगा? 2L + M होता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालक में प्रत्येक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, सिलिकॉन हो गया, चाहे आपका जर्मेनियम हो गया, इनकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। वैलेंसी मतलब कि किसी भी अणु के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो क्या होते हैं? 4 वैलेंसी होती है। मतलब बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। तो ये आपका 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्टिव और रिएक्टिव शक्ति किसी बस के लिए विशिष्ट की गई है तब यह एक स्विच बस है, जनरेटर बस है, स्लैक बस है, लोड बस है। तो ये बच्चों आंसर क्या होगा? लोड बस है। लोड बस इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मोटर की लघुपथिक कुंडली के लिए वैद्युत रोधन परीक्षण के लिए प्रयुक्त वैद्युत युक्ति कहलाती है? दिक्परिवर्तक, पेनस्टॉक, ग्राइलर और सिंक्रो। तो बच्चों क्या होगा? ग्राइलर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को डैश डैश के द्वारा अमीटर में बदल दिया जाता है। श्रेणी में निम्न प्रतिरोध संयोजित करके, समांतर में निम्न प्रतिरोध संयोजित करके, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध संयोजित करके, समांतर में उच्च प्रतिरोध संयोजित करके। तो बच्चों आंसर देख सेकंड आपका बिल्कुल सही है। समांतर में निम्न प्रतिरोध हम कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो 0.2 स्लिप के साथ किसी प्रेरण मोटर के लिए रोटर इनपुट शक्ति और रोटर ताम आनी का अनुपात होता है। तो देखिए क्या होती है? रोटर
कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू होता है रोटर इनपुट इनटू स्लिप। ठीक, तो अब इसको क्या हो जाएगा, स्लिप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोटर कॉपर लॉसेस अपॉन रोटर इनपुट। ठीक, तो अब ये हो जाएगा, तो अगर इसको हम कन्वर्ट कर दे तो हो जाएगा रोटर इनपुट, उल्टा कर दे, रोटर इनपुट अपॉन रोटर कॉपर लॉसेस इक्वल टू हो जाएगा 1/s, मतलब 1/0 इसको हटा, यहाँ लगा 2 तो 5, तो आंसर क्या अनुपात कितना आएगा 5, तो 5 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक भार चलाने के अलावा तुल्यकालिक मोटर का अन्य उद्देश्य उपलब्ध अन्य भार को सहायक सप्लाई प्रदान करना, इकाई पर तापमान बनाए रखना, वैद्युत भार का नियम पश्चिगामी शक्ति गुणक सही करना, ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करना यदि आवश्यक हो। तो बच्चों क्या होता है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो हम लोग बेसिकली पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं, इससे क्या होता है, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैद्युत भार का निम्न पश्चिगामी शक्ति गुणक सही करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए BH कर्व में निग्राही बल्ब की दूरी डैश है। ठीक है, PQ है, QR है, SQ है और PR है। तो क्या हो जाएगा, ये SQ जो है यही राइट आंसर है, तो राइट SQ है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश DC मशीन वैद्युत ब्रेकिंग की सबसे किफ़ायती विधि डैश होती है और आर्मेचर टर्मिनल के रिवर्सल द्वारा प्राप्त ब्रेकिंग डैश होती है। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग प्लगिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड प्लगिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में चित्र में दिखाए गए DC मशीन है। ठीक है, तो ये कौन सी मशीन है ये आपको बताना है, कौन सी है, दीर्घ शंट कंपाउंड मोटर, लघु शंट DC मोटर, लघु शंट DC जनित्र, दीर्घ शंट DC जनित्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ये क्या आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड DC मोटर है, ये लॉन्ग शंट DC कंपाउंड मोटर। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। जैसे जैसे गति बढ़ती है किसी सिंगल फेज हिस्टोलिसिस मोटर का टार्क, ठीक है, शुरुआत से धीरे धीरे बढ़ता है, स्थिर रहता है, शुरुआत में उच्च होता है लेकिन तब धीरे धीरे घटता है, गति के वर्ग पर बढ़ता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सौर शक्ति टावर में डैश द्वारा अपवर्तित सेकेंडरी सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए टावर के टॉप पर केंद्रीय रिसीवर होता है, हाइपर प्लेन, फोटोसेल, हेलियोस्टेट या। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, हेलियोस्टेट, हेलियोस्टेट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आप लोग कोशिश करिए मेरे पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपकी UPPCL की तैयारी हो पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा या सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को डैश कहा जाता है, संलयन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, माइक्रो हाइड्रल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो बच्चों उसको क्या होते हैं, ज्वार भाटा जो आता है बच्चों, उसी को क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में सब आता रहता है। ठीक, किसी परिणाम मित्र के लिए ए टाइप की हानि आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती है, जब बी हानि आवृत्ति के समानुपाती तब टाइप A और B में क्रमशः है घर्षण हानि, हिस्टोलिसिस हानि,
भंवर धारा हानि, हिस्टोलिसिस हानि, भंवर धारा हानि, घर्षण हानि, हिस्टोलिसिस हानि और भंवर धारा हानि। तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सेकंड सही है, भंवर धारा हानि और हिस्टोलिसिस हानि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थों का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिक्रिया में उनका भौतिक आकार परिवर्तित कर देता है कहलाता है। मैग्नेटाइजेशन कहलाता है, मैग्नेट्रोस्ट्रिक्शन कहलाता है, फेरो प्रेरण कहलाता है, मैग्नेट्रोस्ट्रिक्शन कहलाता है, फेरो चुंबकन कहलाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर आपका मैग्नेट्रोस्ट्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर वोल्टा चर आवृत्ति VVVF चालकों का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। प्रेरण मोटर के शून्य भार और ब्लॉक रोटर परीक्षण, DC जनित्रों के गति नियंत्रण, AC मोटरों के अधिकतम तापमान वृद्धि की गणना, प्रेरण मोटरों के गति नियंत्रण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्रेरण मोटरों के गति नियंत्रण। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 4 का पार्ट ए बताया है। कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस को कहीं लिख लीजिए, नोट बना लीजिए और इसको पढ़िए, ध्यान से याद करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को मैं सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आपका कल्याण होता रहे। थैंक यू।